नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश मित्र त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक छत्तीसगढ़ प्रशासन अकेडमी। आज के इस वर्चुअल सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। अभी मैंने जिन विषयों पर चर्चा की वो विषय जो है लगभग सभी के लिए प्रासंगिक थे, लेकिन आज जिस बिंदु पे मैं बात करूँगा वह बिंदु जो है लॉ से जुड़ा होगा, विधि से जुड़ा होगा। और इसमें मैं सिविल प्रक्रिया संहिता की कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है इन सारी चीज़ों से लाभ उठाएंगे और जो भी जो है आपके सुझाव होंगे उन बिंदुओं पे जो है पुनः जो है मैं आगे जो है बात करूँगा अथवा चर्चा करूँगा। तो आज का जो हमारा विषय है वह विषय है सिविल प्रक्रिया संहिता की जो है प्रारंभिक जानकारी, जिसमें मैं छोटे छोटी चीज़ों को जो है छोटी छोटी बातों के संबंध में आपको बताने का प्रयास करूंगा, एक ओवरलुक देने का प्रयास करूंगा, एक आपको जो है उसका जो है ढांचा बताने का प्रयास करूंगा, किस प्रकार जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम बनाए गए हैं, किस प्रकार के जो सिविल संहिता में जो है नियम रखे गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के जो है अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने अधिकारों के लिए न्यायालय जा सकता है अथवा जो है वाद दायर कर सकता है। लेकिन यदि जो है किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कृत्य होते हैं, उस परिस्थिति में जो है जो प्रक्रिया होती है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के माध्यम से जो है CRPC के माध्यम से जो है निर्धारित होती है कि आपके विरुद्ध जो है कौन सा अपराध किया गया। तो मैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संबंध में कोई चर्चा नहीं करूंगा, या सिर्फ और सिर्फ जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंध में ही चर्चा करूंगा। जब भी जो है आपको जो है कोई भी जो है सिविल मामला दायर करना है, सिविल कोर्ट में जाना है अपने अधिकारों के निर्धारण हेतु, तो उस परिस्थिति में आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि आपके जो है किस प्रकार के अधिकारों का हनन हुआ। यदि अधिकारों की प्रकृति ऐसी है जो सिविल प्रकृति की है, दीवानी प्रकृति की है, आपके जो है किसी प्रकार के अधिकार जो है समाज के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो है नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं अथवा जो है उसको जो है भंग किया जा रहा है, उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सिविल न्यायालय जाना चाहिए अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, अपने जो है अधिकारों को जो है मान्यता दिलाने के लिए। और इसीलिए जरूरी होता है कि पहले जो है हम वाद की प्रकृति को समझें और उस प्रकृति को समझने के पश्चात ही जो है हम न्यायालय का निर्धारण करें कि क्या हमें जो है सिविल न्यायालय जाना है अथवा जो है हमें जो है आपराधिक न्यायालय जाना है। और यदि हमने जो है इन चीज़ों का निर्धारण किया है, हमने यह निर्धारित कर दिया है कि जो हमारा मामला है वह मामला जो है दीवानी प्रकृति का मामला है और उसमें किसी न किसी प्रकार के वैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है अथवा उस हेतु जो है अगर किसी अधिकार का हनन हुआ है और हम क्षतिपूर्ति की मांग करना चाहते हैं, तो हमें जो है न्यायालय को भी जो है निर्धारित करना चाहिए किस न्यायालय में किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है उस मामले को हम संस्थित करें। और इस हेतु ये जानना आवश्यक हो जाता है कि जो वाद की जो विषय वस्तु है वह विषय वस्तु क्या है, क्योंकि वाद की विषय वस्तु के आधार पे ही जो है सिविल प्रक्रिया संहिता जो है उस मामले में क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है। जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की जो है जो धारा 15 से 21 है, उसमें बताया गया है कि किन मामलों में किन न्यायालयों को जो है क्षेत्राधिकार होता है, किन न्यायालयों को जो है उस मामले को जो है निर्णित करने का तो सुनने का अधिकार होता है। धारा 15 यह बताता है कि यदि कोई मामला जो है दर्ज कराना है, कोई भी जो है दीवानी मामला जो है दर्ज कराना है, उस परिस्थिति में हमें सबसे पहले जो है उस न्यायालय में जाना चाहिए जो निम्नतर श्रेणी का हो। अर्थात पहले उस न्यायालय में जाए जो निम्नतर श्रेणी का हो, और यदि जो है वह जो है वाद की विषय वस्तु उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ रही है तो हमें जो है ऐसे ही न्यायालय में आना चाहिए। यदि न्यायालय जो है यदि मामला ऐसा है जो किसी अचल संपत्ति से संबंधित है और वह अचल संपत्ति जो है किसी भी जो है जिले में स्थित है, तो सर्वप्रथम जो है हमें उस जिले के न्यायालय में
जाके जो है मामले को जो है संस्थित कराना चाहिए, दर्ज कराना चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें जो है अपने जो है दीवानी मामलों को दर्ज कराना। इसके अलावा यह भी हम ध्यान देंगे कि क्या जो है जिस मामले को हम दर्ज कराना चाह रहे हैं, जिस मामले के लिए हम कोर्ट जा रहे हैं, न्यायालय जा रहे हैं, वह मामला ऐसा है जो परिसीमा काल की अवधि के भीतर आता है अथवा नहीं आता। प्रत्येक मामले के लिए, प्रत्येक विषय वस्तु के लिए विधायिका द्वारा जो अधिनियमों के माध्यम से यह निश्चित किया गया है कि किस मामले में कितनी जो है परिसीमा काल रहेगी, और उस परिसीमा काल के भीतर यदि कोई मामला आता है तभी जो है न्यायालय उस मामले को जो है सुनती है, उस पर सुनवाई करती है अथवा निर्णय देती है अथवा डिक्री देती है। इसके अलावा हमें यह भी देखना चाहिए कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता के रेस जुडिकेटा रेस सब जुडिस का सिद्धांत है, उस नियमों का भी जो है उल्लंघन न हो। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 रेस सब जुडिस के बारे में और धारा 11 जो है वो रेस जुडिकेटा के सिद्धांतों के संबंध में जो है चर्चा करता है। और इन दोनों जो है नियमों का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो वादों की जो बहुलता है, जो वादों की बहुलता जो न्यायालयों में देखने की मिलती है, उन वादों की बहुलता को जो है रोका जाए। इसके अलावा यह भी प्रयास होता है कि किसी एक ही बिंदु पे भिन्न भिन्न न्यायालयों द्वारा जो है भिन्न भिन्न जो है विरोधाभासी निर्णय न दिए जाए। और इस हेतु जो है इस प्रकार के जो है सिद्धांतों को रखा गया है, इस प्रकार के सिद्धांतों को दीवानी प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया है, ताकि जो है कोई व्यक्ति जो है एक ही मामले को लेकर भिन्न भिन्न जो है न्यायालयों में न जाए। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कितनी धाराएं और कितने आदेश हैं, अर्थात जो सिविल प्रक्रिया संहिता बना है उसकी क्या रूपरेखा है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता में 158 धाराएं और आदेशों की संख्या जो है 51 है। जहाँ तक धाराओं की बात है, धाराएं जो है उन सिद्धांतों की चर्चा करती हैं जिसके आधार पे हम जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के नियमों का अनुपालन करते हैं। और जो आदेश बताए गए हैं, जो आदेश बनाए गए हैं, जो आदेश उसमें दिए गए हैं अथवा आदेशों के अंतर्गत जो रूल निर्धारित किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वे नियम बताते हैं कि कैसे हम इन सिद्धांतों को लागू करेंगे। और इसके बारे में जो है मैं क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ूंगा और सबसे पहले जानने का प्रयास करूंगा कि क्षेत्राधिकार क्या होता है, सिविल मामलों में क्षेत्राधिकार क्या होता है, किस न्यायालय को जो है किस प्रकार के मामलों की सुनने की जो है अधिकारिता दी गई है। तो जो सिविल न्यायालय होता है उसके पास से शक्तियाँ होती हैं कि वह सिविल प्रकृति के सभी प्रकार के मामलों को सुन सकती है, उसका जो है निर्धारण कर सकती है, उसके बारे में निर्णय या डिक्री दे सकती है। और यदि जो है उस मामले में जो है न्यायालय को अधिकारिता नहीं है अथवा जो है कोई मामला ऐसा लाया जा रहा है जो सिविल प्रकृति का होते हुए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसे मामले को, ऐसे वाद पत्र को जो है अस्वीकार कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। यदि कोई न्यायालय ऐसा है जिसे मामले में अधिकारिता नहीं है परंतु वह जो है उस मामले में निर्णय देता है अथवा कोई डिक्री या आदेश पारित करता है, तो ऐसे जो है आदेश को जो है क्षेत्राधिकार के अभाव में जो है शून्य माना जाएगा। जो सिविल न्यायालय होता है, सिविल न्यायालय में जो है जनरली जो है या तो जो है एक सिविल जज जूनियर डिवीज़न का होता है अधिकारी, फिर जो है सिविल जज सीनियर डिवीज़न होते हैं, सबसे ऊपर में फिर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो ज़िले में जो है मुख्य होते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट होता है जो है जिसके पास एपिलेट अधिकारिता होती है, और एक सुप्रीम कोर्ट के बाद जिसके पास जो है एपिलेट अधिकारिता होती है। जहाँ तक अधिकारिता के वर्गीकरण की बात है तो अधिकारिता का वर्गीकरण जो है निम्न भागों में किया जा सकता है। पहला जो है मूल अधिकारिता हो गया, दूसरा जो है अपीलीय अधिकारिता हो गया। जनरली जो है अपीलीय अधिकारिता जो है सुप्रीम कोर्ट अथवा जो है हाई कोर्ट के पास होता है, और जो मूल अधिकारिता होती है
वह जो है जिले न्यायालय के जो है विभिन्न अधिकारियों को होता है। इसके अलावा जो है विषय वस्तु के आधार पर भी जो है न्यायालय के जो है क्षेत्राधिकार को जो है निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्राधिकार के आधार पर भी जो है न्यायालय के जो है जुरिस्डिक्शन को डिसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा जो है धनी अधिकारिता के संबंध में भी जो है क्षेत्राधिकारों का निर्धारण किया जा सकता है। तो सामान्यतः यही होता है कि जो भी जो है सिविल न्यायालय होते हैं वे सिविल प्रकृति के मामले को निर्णित करने के लिए या सुने जाने के लिए अधिकृत होते हैं। उनके पास अधिकारिता नहीं होती है कि वे जो है ऐसे मामलों की सुनवाई करें, ऐसे मामलों में कोई भी निर्णय दें जो आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है। यदि कोई मामला ऐसा है जो न्यायालय के जो है स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर आता है, तभी जो है न्यायालय जो है उस मामले में सुनवाई कर सकता है, उस मामले में निर्णय दे सकता है या डिक्री आदेश पारित कर सकता है। यानी जो है जो विषय वस्तु है अगर किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित है, तभी जाके वह न्यायालय जो है ऐसे मामलों को सुनने के अधिकृत होगा, उस पर जो है अंतिम निर्णय में पहुंचने के अधिकृत होगा। जो क्षेत्राधिकार होता है, जो लोकल क्षेत्राधिकार होता है अथवा स्थानीय क्षेत्राधिकार होता है, उसका निर्धारण जो है राज्य सरकार जो है निश्चित करती है, राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है, बदल सकती है। इसके अलावा जो है जो संबंधित हाईकोर्ट्स होते हैं, यानी जो भी जो है सिविल न्यायालय है जिस जिले में स्थित है और वो जिले जो है जिस उच्च न्यायालय के अधिकारिता के भीतर आता है, उस उच्च न्यायालय को ऐसे जो है न्यायालय के ऊपर जो है अपीलेट अधिकारिता होती है। मूल अधिकारिता के अंतर्गत प्रायः जो है मामले जो है उसी न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए, उसी न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए जो ऐसे मामले को सुनने के अधिकृत है। मतलब हमें जो है सिविल कोर्ट पहले जाना चाहिए, तभी जाके जो है उस मामले में जो है कार्रवाई प्रारंभ होगी, आगे की जो है जो प्रोसीडिंग्स प्रारंभ होगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो उच्च न्यायालय होते हैं अथवा जो सर्वोच्च न्यायालय है, उनके पास जो है कुछ मामलों को छोड़ करके मूल अधिकारिता नहीं होती है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है अपीलीय अधिकारिता होती है। अर्थात यदि किसी मामले में कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई ऐसा पीड़ित पक्षकार है जो निम्न श्रेणी के न्यायालय से, सिविल न्यायालय के आदेश से व्यथित है, वह जो है उस मामले की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, यदि वह जो है उस प्रावधानों के अंतर्गत जो है उसे जो है अधिकार है तो। अन्यथा जो है वह जो है ऐसे मामलों को सुनने के लिए अधिकृत नहीं होगा। इसके अलावा जो है धन संबंधी अधिकारिता के आधार पर जो है न्यायालयों का भी जो है वर्गीकरण किया गया है कि कौन सा न्यायालय किन मामलों को सुनने के लिए अधिकृत है। अर्थात जिस न्यायालय के पास जितने की जो है धनी अधिकारिता बताई गई है, जितने की जो है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बताया गया है, वही जो है उस मामले को सुन सकती है। और प्रायः जो है वाद पत्र में जो है वाद पत्र के आधार पे जो भी जो है मामला लाया जा सकता है, जो भी जो है उसमें जो है रिलीफ मांगा गया है, जो भी जो है अनुतोष मांगा गया है और जो भी जो है उसमें जो है न्यायालय शुल्क लगाया गया है, उन आधारों पर तय किया जाता है कि क्या वह मामला जो है किस न्यायालय के धनीय क्षेत्राधिकार के भीतर आएगा। यदि वह जो है उस न्यायालय के धनी क्षेत्राधिकार के भीतर आता है तो वह जो है न्यायालय जो है उसे सुनने के लिए अधिकृत होगा, अन्यथा जो है वह मामला जो है किसी अन्य न्यायालय को भेज दिया जाएगा। जहाँ तक सिविल न्यायालय की बात है, सिविल न्यायालय सिर्फ और सिर्फ जो है दीवानी प्रकृति के मामले को सुन सकती है। दीवानी प्रकृति के मामले क्या होंगे, जिसकी चर्चा जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 9 में बताई गई है कि लगभग जो है सभी मामले जो है सिविल प्रकृति के मामले होते हैं, जब तक कि जो है उसे जो है किसी जो है अभिव्यक्त प्रावधानों द्वारा अथवा विवक्षित प्रावधानों द्वारा वर्जित न किया गया। तो न्यायालय जो है प्रत्येक प्रकार के जो है दीवानी प्रकृति के मामले को सुनने के लिए अधिकृत है। लेकिन यदि जो है
ऐसा सुनने के लिए अधिकृत तभी होगा जबकि उसको जो है किसी प्रकार का जो है निर्बंधन नहीं लगाया गया है, चाहे वह जो है स्पष्ट रूप से, चाहे वो विवक्षित रूप से। किस मामले में जो है कौन सा मामला या किस मामले में जो है सिविल प्रकृति का मामला माना जाएगा, यह जो है प्रत्येक मामले की तथ्यों परिस्थितियों से ही स्पष्ट होगा। प्रायः माना जाता है कि यदि किसी मामले में जो है किसी व्यक्ति के जो है अधिकारों के अथवा दायित्वों की चर्चा की गई है, मांग की गई है, वैसे जो है मामलों को जो है सिविल प्रकृति का माना जाता है। जैसे कि अगर किसी के संपत्ति के अधिकार हैं, चाहे वो संविदा संबंधी जो मामले हैं, चाहे वह जो है विवाह संबंधी मामले हैं, चाहे वह जो है क्षतिपूर्ति की मांग है, चाहे वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात हो, ये सारे मामले ऐसे होते हैं जिसे जो है सिविल प्रकृति का मामला माना जाता है और ऐसे मामलों को जो है न्यायालय जो है सुनने के लिए अधिकृत होता है। न्यायालय तभी जो है किसी मामले को सुनने के लिए अधिकृत नहीं होगा जबकि जो है यह जो है स्पष्ट रूप से जो प्रावधान किया गया हो अथवा विवक्षित रूप से प्रावधान किया गया हो कि न्यायालय जो है ऐसे मामलों को सुनने के लिए अधिकृत है। यानी या तो जो है एक्सप्रेसली बार्ड हो अथवा इम्प्लाइडली बार्ड हो, तभी जो है न्यायालय जो है ऐसे मामलों को सुन नहीं सकता है। इसके अलावा जो है हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि क्या यह जो है जो भी जो है मामला आ रहा है वह जो है रेस जुडिकेटा अथवा रेस सब जुडिस से प्रभावित तो नहीं है। अगर वह जो है उसके अंतर्गत आता है तब भी जो है हम जो है निश्चित करने के पश्चात कि क्या ऐसे इस संबंध में कोई मामला पूर्व किसी न्यायालय में चल रहा है अथवा निर्णित हो चुका है। यदि ऐसा है तब भी जो है वह मामला जो है न्यायालय जो है सुनने के लिए अधिकृत नहीं होगा। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में वाद क्या होता है। बार बार जो है सिविल मामले के संबंध में जो है चर्चा कर रहे हैं कि कब जो है वाद संस्थित होगा, कहाँ संस्थित होगा। तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वाद होता क्या है। जब हम जो है सिविल प्रक्रिया संहिता को जो है देखते हैं तो वहाँ जो है कहीं भी जो है वाद को परिभाषित नहीं किया गया, सूट को परिभाषित नहीं किया गया है। यह बस बताया गया है कि वाद पत्र के माध्यम से जो है किसी भी जो है वाद को प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि अगर जो है कोई सूट है तो उसमें कोई न कोई जो है पक्षकार अवश्य होगा। पक्षकार का मतलब कि कोई भी जो है पार्टी होगा जिसमें एक व्यक्ति जो है प्लेंटिफ होगा, वादी होगा, और दूसरा व्यक्ति जो है प्रतिवादी होगा जिसे डिफेंडेंट कहेंगे। और सूट में जो है प्रायः जो है सूट का प्रारंभ जो है वादी द्वारा प्रारंभ किया जाता है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध जो प्रारंभ किया जाता है वही व्यक्ति जो है प्रतिवादी माना जाता है। वादी क्या करता है, ऐसे सूट में यह बताता है कि उसे किस प्रकार का उपचार चाहिए, किस प्रकार का अंकुश चाहिए और किन अधिकारों का अतिलंघन या उल्लंघन जो है प्रतिवादी द्वारा किया गया है। इसके अलावा जब भी जो है कोई सूट दायर होता है, जब भी कोई वाद दायर होता है तो उसमें कौन कौन से जो है स्टेजेज होते हैं उसको भी जानना आवश्यक हो जाता है। कौन कौन से जो है चरण होते हैं जिनका अनुपालन करते हुए हम अंततः जो है अपने जो है अधिकारों को जो है सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। पहला उसका पार्ट होता है कि वादों का संस्थित किया जाना। दूसरा पार्ट उसका होता है कि समन का जारी किया जाना। तीसरा उसका पार्ट होता है कि लिखित कथन का प्रस्तुत किया जाना। चौथा होगा कि डिस्कवरी संबंधी प्रावधान है कि जो प्रकटीकरण का जो सिद्धांत है, प्रकटीकरण के जो नियम हैं, उन नियमों की चर्चा इसमें की गई है। पांचवा उसका जो है चरण होता है कि उसमें जो है क्या क्या जो है इश्यूज हैं, क्या क्या जो है विवादित तथ्य हैं, क्या क्या जो है इश्यूज फ्रेम किए गए हैं, और इसके पश्चात ही जो है उसका जो है विचारण प्रारंभ होता है, ट्रायल प्रारंभ होता है, जिसके पश्चात जो है उसमें क्या किया जाता है, जजमेंट दिया जाता है और डिक्री पारित होती है। फिर जो है उसके जो है निष्पादन संबंधी जो है कार्रवाइयाँ प्रारंभ की जाती है। और यदि जो है कोई पक्षकार जो है जो पीड़ित पक्षकार है इस आदेश से
वह जो है इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। अब पहले चरण की जो है हम चर्चा जो है विस्तार से करते हैं कि किस प्रकार हम जो है वाद को संस्थित कर सकते हैं। वादों का संस्थित जो है वह जो है प्रत्येक परिस्थिति में वादी द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया गया है कि वाद को कहीं भी परिभाषित किया नहीं गया है, लेकिन जो यह बताया गया है कि जो वाद जो है किसके प्रारंभ होगा, वाद पत्र के माध्यम से प्रारंभ होगा। यानी सबसे पहले क्या करेगा, वादी जो है वाद पत्र के माध्यम से जो है न्यायालय में क्या करेगा, अपने जो है कथनों को बताएगा, अपने जो है तथ्यों को जो है बताएगा, और यह भी बताएगा कि वो किस प्रकार के जो है अनुतोष की मांग कर रहा है, किस प्रकार की जो है सुविधाएं, किस प्रकार के जो है उपचार उसे न्यायालय से चाहिए। साथ ही साथ वह एक निश्चित डॉक्यूमेंट्स भी लगाएगा, जो भी जो है उसके अधिकारों को जो है सपोर्ट करते हैं, उन अधिकारों को सपोर्ट करने के लिए जो भी जो डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को वाद पत्र के सहायता से साथ लगाएगा। इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता के जो धारा 26 में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, आदेश 1 में, 2 में, 4 में, आदेश 6 में और 7 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों के अंतर्गत जो है वह जो है अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा। इसके पश्चात न्यायालय क्या करता है कि जैसे उसे वाद पत्र जो है उसके पास आ जाता है, वादी द्वारा जो है वाद पत्र संस्थित कर दिया जाता है, वैसे ही जो है वह जो है उस वाद पत्र का निरीक्षण करने के पश्चात समन जारी करता है। समन क्यों जारी करता है? समन जारी करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रतिवादी को जो है इस बात की सूचना मिल जाती है कि वह जो है उसके विरुद्ध जो है क्या मामला संस्थित किया गया है, किस व्यक्ति के द्वारा संस्थित किया गया है। इसके पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि वादी कौन व्यक्ति होता है, प्रतिवादी कौन व्यक्ति होता है। वादी वही व्यक्ति होगा जो वाद संस्थित कर रहा है, जो अनुतोष की मांग कर रहा है। प्रतिवादी वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध जो है वाद संस्थित किया गया है, जिसके विरुद्ध जो है अनुतोष की मांग की गई है, उपचारों की मांग की गई है। किसी भी मामले में जो है यह जरूरी नहीं कि पक्षकारों की संख्या अथवा वादियों की संख्या 1 हो अथवा प्रतिवादियों की संख्या 1 हो। दोनों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है, अर्थात 1 से अधिक वादी भी हो सकते हैं, 1 से अधिक प्रतिवादी भी हो सकते हैं। इसके अलावा न्यायालय यह भी निश्चित कर सकता है कि क्या जो है कोई अन्य मामला जो है जो इसी प्रकृति का है, उस मामले को भी जो है साथ में जो है एक साथ जो है जोड़ा जा सकता है, तब भी वह जो है उस मामले को एक साथ जोड़ करके आगे की कार्रवाई जो है प्रारंभ कर सकता है, आगे की कार्रवाई को जो है शुरू कर सकता है। यदि किसी मामले में जो है पक्षकारों की संख्या 1 से अधिक है, तो यह भी संभव है कि उस मामले में जो है उन पक्षकारों को जोड़ा गया है अथवा नहीं जोड़ा गया है जो उस मामले के आवश्यक अथवा उचित पक्षकार थे। यदि जो है उस मामले में जो है आवश्यक और उचित पक्षकारों को नहीं जोड़ा गया है, वह मामला जो है क्या माना जाएगा, नन ज्वाइंडर अथवा मिस ज्वाइंडर का माना जाएगा, कुसंयोजन अथवा असंयोजन का। और ऐसी परिस्थिति में न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि किस पक्षकार को जो है उस मामले से बाहर करना है अथवा जो है उस मामले में जोड़ना है, ताकि जो न्याय का कार्य है वह न्याय का कार्य जो है सही तरीके से हो सके, उचित तरीके से हो सके। इसीलिए न्यायालय जो है इन चीज़ों को निर्धारित कर सकता है कि कौन सा पक्षकार उचित है, कौन सा आवश्यक है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्लीडिंग में जो है क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, अभिवचन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अभिवचन का मतलब होता है कि या तो जो है उसमें वाद पत्र है और प्रतिवादी की तरफ से जो है लिखित कथन रहे। और इसके संबंध में प्रावधान किया गया है आदेश 6 के नियम 1 में। जो भी जो है वाद पत्र होता है
वादपत्र के संबंध में प्रावधान किया गया आदेश 7 में, जिसमें जो है वादी जो है उन अंतोषों के बारे में मांग करता है, उन अंतोषों की चर्चा करता है जिससे वह जो है प्रतिवादी के विरुद्ध पाना चाहता है, और लिखित कथन जो है प्रतिवादी का जो है वह जवाब होता है जो वादी ने जो है उसके विरुद्ध जो है न्यायालय में वाद पत्र के माध्यम से किए हैं, और जिसके बारे में प्रावधान किया गया है आदेश 8 में। सामान्यतः जो है प्लीडिंग में जो है केवल जो है कथनों का जिक्र होना चाहिए, केवल उन कथनों का जिक्र होना चाहिए जो जिसके बारे में वादी जो है कहना चाह रहा है, और ऐसे कथन जो है तात्विक कथन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उस कथन में जो है तरह तरह की जो है एम्बिग्यूटी हो, वह कथन जो है संक्षिप्त होना चाहिए। इसके अलावा प्लीडिंग में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है तात्विक कथनों का होना चाहिए, साक्ष्यों का कोई जो है जिक्र नहीं होना चाहिए। प्लीडिंग में यह भी जो है जिक्र होना चाहिए, यह भी जो है अवश्य बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार का जो है अतिलंघन किया गया है, किस प्रकार का उल्लंघन किया गया है। जो भी अभिवचन होगा वह जो है पक्षकारों द्वारा जो है हस्ताक्षरित होगा, अथवा जो है उसके जो है प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित होगा। इसके अलावा जो भी प्लीडिंग होगा, जो भी अभिवचन होगा, वह जो है वेरीफाइड अथवा सत्यापित होगा, और वह सत्यापन किसके द्वारा किया जाएगा? स्वयं पक्षकारों के द्वारा किया जाएगा, और स्वयं जो है उसके जो है प्लीडर के माध्यम से किया जाएगा। यदि जो ये सारी चीज़ें की गई हैं तो माना जाएगा कि प्लीडिंग जो है सही तरीके से की गई है, उचित तरीके से की गई है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि वादपत्र में जो है वे सारी चीज़ें देना जो है पक्षकार भूल जाता है, वादी भूल जाता है। उस परिस्थिति में उसे जो है संशोधन का भी अधिकार प्राप्त है, जिसके बारे में आदेश 6 नियम 17 में बताया गया। सामान्यतः जो है संशोधन की अनुमति उसे नहीं दी जाती है, लेकिन यदि जो है संशोधन आवश्यक है उस परिस्थिति में न्यायालय जो है उसे संशोधन का जो है करने का जो है परमिशन दे सकता है। यदि कोई जो है वादी वादपत्र जमा कर रहा है तो उसमें क्या क्या जो है चीज़ें होनी चाहिए वह भी जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले जो है उसमें न्यायालय का नाम होगा। इसके अलावा जो है जो वादी है उसकी विशिष्टियाँ होंगी, मतलब उसका नाम क्या है, उम्र क्या है, वह जो है पुरुष है, स्त्री है, उसका पता क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें स्पष्ट जो है लिखी रहेंगी। इसके अलावा प्रतिवादी की जो है सारी विशिष्टियाँ होंगी, नाम, पता, उम्र, ये सारी विशिष्टियों का भी जो है जिक्र उसमें होना चाहिए। इसके अलावा जो है यदि जो है वादपत्र में जो है कोई विशिष्ट कथन करना चाहता है वादी, तो उसका भी जो है जिक्र जो है उसमें अवश्य किया जाना चाहिए। वाद हेतु के बारे में चर्चा होनी चाहिए कि वह जो है वाद हेतु वह जो है मामला जो है किस समय जो है अस्तित्व में आया, किस तरह का जो है विवाद जो है वो किस समय अस्तित्व में आया, वे सारी चीज़ें भी जो है उसमें अवश्य जो है बताई जानी चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि जिस न्यायालय के समक्ष उसने वादपत्र प्रस्तुत किया है उसे जो है उस मामले पे अधिकारता है, उसे जो है उस मामले की सुनवाई का अधिकार है। इसके अलावा जो भी अंतोष की मांग कर रहा है वह अंतोष भी जो है न्यायालय के जो है धनी अधिकारता के भीतर है। इसके अलावा वादपत्र में जो है अगर प्रॉपर्टी से है, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से है, तब क्या करेंगे, तब जो है उस अचल संपत्ति का हमें जो है डिस्क्रिप्शन बताया जाना चाहिए, उसकी जो है विशिष्टियाँ बताई जानी चाहिए। इसके अलावा जो है यदि किसी प्रकार का जो है कोई छूट चाहता है वादी, तो उसका भी जिक्र जो है वादपत्र में अवश्य करना चाहिए, अथवा इसके अलावा कोई अगर अन्य अंतोष की मांग करता है उस अंतोष को भी जो है अवश्य बताया जाना चाहिए। इसके अलावा
यदि जो है वाद पत्र में जो है सारी विशिष्टियां नहीं बताई गई हैं तो न्यायालय क्या कर सकता है, अथवा जो है वाद पत्र जो है किसी जो है सही न्यायालय के समक्ष नहीं दिया गया है, उस परिस्थिति में न्यायालय जो है उस वाद पत्र को लौटा सकता है। नियम 11 में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में वाद पत्र को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, यदि उसमें किसी प्रकार के जो है वाद हेतु की कोई चर्चा नहीं की गई है, यदि उसमें जो है उसका जो है सही तरीके से वैल्यूएशन नहीं किया गया है, यदि उसमें जो है पर्याप्त जो है स्टैंप नहीं लगाए गए हैं, अथवा जो भी वाद लाया जा रहा है वह जो है विधि के किसी प्रावधान के अंतर्गत प्रतिबंधित है, वर्जित है। इसके अलावा वह जो है जो भी उसमें जो है लिखित त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को जो है सही नहीं करता है, उस परिस्थिति में क्या करेगा, न्यायालय जो है ऐसे जो है वाद पत्र को जो है खारिज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। जब भी जो है हम वाद पत्र प्रस्तुत करेंगे, जब भी जो है हम लिखित कथन प्रस्तुत करेंगे, तो हमें जो है उसके साथ जो है शपथ पत्र भी जो है अवश्य देना चाहिए, एफिडेविट भी अवश्य देना चाहिए। और वह जो है एफिडेविट जो है प्रायः जो है उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जो वैसे जो है डॉक्यूमेंट्स को, वाद को जो है प्रस्तुत कर रहा है। इसके अलावा जो है सक्षम अधिकारियों के समक्ष दिया जाना चाहिए, जो भी ओथ कमिश्नर्स होते हैं, जो भी नोटरीज होते हैं, उनके समक्ष ही जो है हम एफिडेविट जो है दे सकते हैं, अथवा जो है सही तरीके से सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया था कि जैसे ही जो है वाद पत्र संस्थित हो जाता है, वैसे ही जो है न्यायालय क्या करेगा, समन जारी करता है। और समन जो है जारी करने का जो प्रावधान होता है वह जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के नियमों के अंतर्गत ही होता है। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि प्रतिवादी को उसके विरुद्ध जो लाए गए वाद हैं उसके संबंध में सूचना दी जाए, उसे जो है सूचित किया जाए, ताकि वह जो है उस मामले में अपनी प्रतिरक्षा कर सके।